आइए स्टार्ट करते हैं। तो we had to start from where we left yesterday. So whatever we did yesterday, I just needed to yes, I just need to recall a bit and then we'll start. So कल हम लोगों ने बेसिक्स स्टार्ट किया था अबाउट दी टैक्सेशन। हम लोगों ने देखा था टैक्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या क्या होते हैं, 2 टैक्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। एंड देन हम लोगों ने फिर देखा था इनकम टैक्स लॉ क्या होता है। इनकम टैक्स लॉ के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर में इनकम टैक्स एक्ट आ जाता है, फाइनेंस एक्ट आ जाता है, इनकम टैक्स रूल आ जाता है, सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस आ जाते हैं और जुडिशियल डिसीजंस आ जाते हैं। फिर इनकम टैक्स एक्ट जो कि हमारा 1962 में आया, जिसमें 298 सेक्शंस होते हैं, 14 शेड्यूल्स होते हैं। रेवेन्यू लॉ होता है, रेवेन्यू लॉ मतलब ईयरली बेसिस पर लगता है, ईयरली इनकम पर लगता है और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और ये चेंजेस किसके थ्रू आते हैं? चेंजेस आते हैं आपके फाइनेंस एक्ट के थ्रू। फाइनेंस एक्ट क्या होता है आपका? फाइनेंस एक्ट जो कि बजट के रूप में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, फाइनेंस बिल के रूप में पेश करते हैं। फाइनेंस बिल जब एक बार दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से एसेंट पाने के बाद में प्रेसिडेंट का एसेंट पा लेता है, मतलब प्रेसिडेंट से भी वो साइन हो जाता है, तो फिर उसके बाद में वो एक एक्ट बन जाता है, राइट। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसमें अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं। इसका जो पहला शेड्यूल होता है फाइनेंस बिल का, जो हमारा पहला शेड्यूल होता है, वो 4 पार्ट्स में होता है, जिसमें कि रेट ऑफ इनकम टैक्स होता है, रेट ऑफ टीडीएस होता है, रेट ऑफ एडवांस टैक्स होता है और एग्रीकल्चर इनकम का रेट होता है। उस पर कैसे करके हम कंप्यूट करेंगे। फिर आपने देखा था इनकम टैक्स रूल्स 1962। हमारे सीबीडीटी के पास में पावर है कि वो इनकम टैक्स रूल्स बना सकती है 1962। इसके अंदर में क्या होता है कि सीबीडीटी ये रूल्स उन मुद्दों पर बनाती है जहां पर उसको परमिशन मिलता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में, राइट। फिर सीबीडीटी के पास में पावर है कि वो सर्कुलर्स कुछ क्लैरिफिकेशंस भी लेकर के आ सकती है। सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस वो कहाँ पर लेकर के आती है? नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट के थ्रू लेकर के आती है। फिर वो जुडिशियल डिसीजंस भी हमें पढ़ने होते हैं। जुडिशियल डिसीजंस क्या? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। तो हाई कोर्ट आईटैट स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके जो भी डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं इन देयर ओन ज्यूरिडिक्शन, बट जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो ऑल ओवर इंडिया बाइंडिंग हो जाता है, राइट। ये हम लोगों ने चीज़ों को देखा था कर। फिर इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन आपने देखा था, सेक्शन 4 होता है। ये कहता है इनकम टैक्स इंडिया में कोई भी पर्सन के द्वारा अगर कोई भी इनकम कमाते हैं तो फिर उस पर लगता है। अब इंडिया की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा, तो इंडिया की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि इंडिया इंक्लूड्स क्या क्या। इंडिया में आपका जो आपके आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है वो तो इंडिया का पार्ट होगा ही होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी बाउंड्री डिफाइंड है, जम्मू एंड कश्मीर तक का एरिया हमारा इंडिया का एरिया कहलाता है। फिर आपने ये भी देखा था कि हमारी जो टेरिटरी है उसके ऊपर का एयर स्पेस वो भी हमारा इंडिया है। टेरिटोरियल वाटर मतलब जो हमारी कोस्टल लाइन्स है उससे 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या हुआ? 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.84 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो 1.84 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली मतलब 12 नॉटिकल माइल्स इंटू 1.84 आप करोगे तो कोस्टल लाइन से जो हमारा ये कोस्टल एरिया होता है इससे ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, दिस इज ऑल्सो इंडिया। ये भी क्या है? हमारा इंडिया है। इसके ऊपर का एयर स्पेस, इसके नीचे का सी बेड, उसके नीचे का सब सॉइल और फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ का मतलब क्या हुआ? ये 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल वाटर हुआ, उससे और 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया क्या हो गया आपका? कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया भी इंडिया का पार्ट कहलाता है। व्हाट इज EEZ? EEZ स्टैंड्स फॉर योर इस कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स। इस आपके कोस्टल लाइन से 200 तक का एरिया क्या कहलाता है आपका? EEZ, राइट। तो EEZ हो गया, वो आपका एरिया क्या कहलाता है? वो भी आपका इंडिया कहलाता है। मतलब यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो क्या हम लोग उस पर टैक्स लगा सकते हैं? हमारे पास में पावर होती है, हम उस पर टैक्स लगा सकते हैं। तो फिर जवाब है यस, हम उस पर टैक्स लगा सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग याद करने के लिए क्या भी कहते हैं? TCEMA। TCEMA स्टैंड्स फॉर टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मैरीटाइम जोन एक्ट, राइट। फिर SSC कौन होता है? SSC कौन होता है? हु इज एन SSC? SSC कौन कहलाता है? तो SSC का मतलब
कोई भी पर्सन। अच्छा, इनकम टैक्स से पहले ये भी समझते हैं कि इनकम टैक्स सिर्फ इंडिविजुअल्स पर लगता है कि नहीं, इनकम टैक्स सारे ही पर्सन पर लगता है। पर्सन में कौन कौन आता है आपके, इंडिविजुअल्स आते हैं, एचयूएफ आते हैं, एओपी बीओआई आते हैं आपके, आपका कंपनी आता है, आपका पार्टनरशिप फर्म आता है, पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी एक नया टर्म जुड़ा है वो भी आ जाता है, और इनके अलावा आपका लोकल अथॉरिटीज। और फिर भी अगर कोई अलग सा कुछ प्रारूप बना देता है तो फिर उसको हम लोग किस रूप में टैक्सेबल करते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। तो एसएससी कौन होता है, एसएससी मींस इनमें से कोई भी पर्सन जिसको इनकम टैक्स पे करना है या कोई भी सामान, कोई भी अमाउंट पे करना है अंडर दिस एक्ट, मतलब अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एसएससी, राइट। अब एसएससी की अगर हम लोग बात करें तो एसएससी में सिर्फ वही पर्सन नहीं जिसको इनकम टैक्स पे करना है, इसके अलावा भी कुछ और लोगों को इंक्लूड किया गया है। ये कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कोई पर्सन जिसके ऊपर में कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया गया, मतलब जिसके ऊपर में कोई भी कार्रवाई स्टार्ट कर दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट है कि तुमने इनकम टैक्स की चोरी किया है, उसने तुम्हारे ऊपर में कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया, तो मतलब क्या, आप भी कौन हो जाएंगे, एसएससी हो जाएंगे। फिर अगर हम लोग बात करें हर वो पर्सन जो कि डीम्ड होता है, जिसको हम लोग डीम्ड एसएससी मान लेते हैं। डीम्ड एसएससी किसको किसको हम लोग मानते हैं, डीम्ड एसएससी हम लोग मानते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फॉरेनर्स, माइनर्स, लुनेटिक या लीगल हायर्स। ये लोग कौन होते हैं हमारे, डीम्ड एसएससी। फिर एक और कैटेगरी आता है, वो आता है एसएससी डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट। हु इज एसएससी डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट, नहीं, डीम टू बी इन डिफॉल्ट, एसएससी डीम टू बी इन डिफॉल्ट मतलब वो पर्सन्स जिन लोगों ने कोई भी प्रोविजंस का, किसी भी प्रोविजंस का फॉलो नहीं किया, उनको इनकम टैक्स तो नहीं भरना था। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, याद है, चैरिटेबल ट्रस्ट, इनको टैक्स नहीं पे करना मगर रिटर्न भरना है, तो इन लोगों ने अगर रिटर्न अगर टाइमली नहीं भरा तो फिर ये क्या कहलाएंगे आपके, एसएससी डीम टू बी इन डिफॉल्ट। आई होप सो ये सबको क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार फिर से मैं आप लोगों से टर्म डिस्कस करना चाहूँगा, असेसमेंट, एसएससी, ये सब समझिए, ये सब क्या है, दिस ऑल आर रिलेटेड टू कंप्यूटेशन, मतलब गणना करना, गिनती करना, राइट। तो हमारा जो बात करें अगर हम लोग, असेसिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, हु आर दी असेसिंग ऑफिसर्स, मतलब ये इनकम टैक्स के ऑफिसर्स होंगे, इनको हम लोग कह सकते हैं तरीके से। तो इसमें भी अलग अलग एक पोजीशन है, क्या क्या है, सबसे नीचे आते हैं आपके इनकम टैक्स ऑफिसर्स, फिर आते हैं आपके कौन, असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब यही लोग किसी भी एसएससी की इनकम को एसेस कर सकते हैं, किसी भी एसएससी की इनकम को निकाल सकते हैं, उसको कंप्यूट कर सकते हैं, इन्हीं के पास में पावर है। किन के पास में, सबसे लोएस्ट अथॉरिटी कौन सी है हमारी, उसके ऊपर कौन आता है, फिर एडिशनल कमिश्नर और फिर जॉइंट कमिश्नर्स। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर समझिएगा, जैसे आप मतलब नॉर्मली जैसे कुछ लोग इंस्पेक्टर्स बनते हैं, इंस्पेक्टर से भी एक नीचे की एक पोस्ट होती है, मैं थोड़ा सा उसको मिस हो रहा है मेरे को, जिसको हम लोग क्लर्क के लेवल की जॉब नहीं कहते हैं, वो होता, हाँ नहीं, सब इंस्पेक्टर नहीं कह सकते, वो क्लर्क लेवल की एक जॉब होती है, राइट। आई सो क्लरिकल लेवल की जॉब होती है, वो क्लरिकल लेवल की जॉब वाले सबसे नीचे आते हैं। फिर उसके ऊपर आते हैं आपके इंस्पेक्टर्स, एंड देन यू हैव इनकम टैक्स ऑफिसर्स। सो क्या हमारे इंस्पेक्टर्स के पास में पावर है कि वो हमारी इनकम को असेसमेंट कर सकते हैं, डू दे हैव द पावर टू असेस आवर इनकम, नो दे डू नॉट। सबसे लोएस्ट लेवल पर कौन बैठा हुआ है, इनकम टैक्स ऑफिसर, वही हमारी इनकम का असेसमेंट कर सकता है। फिर सर इंस्पेक्टर्स क्या करते हैं, इंस्पेक्टर्स बाकी कुछ और प्रोसीडिंग्स को काम करते होंगे, मगर कोई भी अगर इनकम टैक्स का मैटर होगा उस पर कंप्यूटेशन करना, उस पर एसएससी को बाउंड करना है कि तुम आओ आकर के बैठो, तुम अपना हमको डिटेल्स प्रोड्यूस करो, ये सब चीज़ें सबसे लोएस्ट लेवल पर कौन कर सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, ये कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर कौन आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स। टू यू नो असिस्टेंट कमिश्नर्स या ये सब पोस्ट कैसे करके मिलती है, किसी को आइडिया है? आप लोगों ने आईएएस के एग्जाम्स के बारे में सुना है? आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आईएएस की ही तर्ज पर आईआरएस होता है,
इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। तो कोई भी जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के एग्जाम्स को अगर क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है, आईआरएस के एग्जाम्स को, देन उसको फिर सबसे जो लोएस्ट लेवल की जॉब मिलती है वो क्या होती है, असिस्टेंट कमिश्नर्स, और फिर प्रमोट होते होते एडिशनल कमिश्नर और फिर जॉइंट कमिश्नर्स। तो आपको एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताऊं, जैसे सपोज करो अपना वाराणसी है, वाराणसी का एक रीजन है। अब वाराणसी के पूरे एरिया को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3, समझ में आ रहा है कि नहीं। इन तीनों के अलग अलग हेड्स बना दिए असिस्टेंट कमिश्नर्स को, मतलब 3 असिस्टेंट कमिश्नर्स वाराणसी के अंदर में अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब इसके भी नीचे में जैसे मैंने बताया कि 3 जोन बनाया, 1 2 3, अभी 1 में भी फिर सब डिवीजन कर दिया, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2, जितना बड़ा वो एरिया बनेगा 3 1 3 2। तो लेट्स से 5 मतलब 7 हो गया ना, 3 + 2 + 2 7, तो देर आर, सिद्धि ना, तो कहाँ थे हम लोग, जाड़ा बहुत हो रहा है मगर समय पर आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2, 3 1 3 2। तो ये हमारे 7 जो है वो सब डिविजन्स हो गए। हर डिवीजन का एक एक हेड बना दिया। वो हेड कौन होता है पता है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, दे आर द हेड ऑफ ईच ऑफ देयर डिविजन्स, राइट। फिर उसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि 3 आपके वो रीजन्स बना दिए, वो 3 कौन कौन से, 1 2 3, उसमें कौन है, असिस्टेंट कमिश्नर। फिर एक एरिया बना दिया जैसे नॉर्थ जोन, ऐसे करके, नॉर्थ जोन भी नहीं, उससे भी और छोटे एरियाज पहले बनाए, जैसे लाइक यूपी बिहार को एक एरिया में लेट से बना दिया, उसके हेड आपके एडिशनल कमिश्नर्स हो गए। फिर पूरी अपनी कंट्री यू मस्ट बी नोइंग कि 5 जोन्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और बेसिकली वेस्ट और सेंट्रल। 5 अपनी कंट्री जो है वो 5 जोन्स में डिवाइडेड है। सो हर जोन का हेड क्या कहलाएगा, जॉइंट कमिश्नर्स, राइट। वेरी वेरी ह्यूज पावर, मतलब बहुत बड़ी, बहुत ही पावरफुल पावर है ये, समझिए। इनकम टैक्स ऑफिसर्स की भी अपने आप में बहुत बड़ी पावर होती है। इनफैक्ट इनकम टैक्स के चपरासी की अपने आप में बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है। तो कभी हम लोग उसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे, मगर आज आगे आते हैं। अब मैं 2 टर्म ऐसे यूज करने जा रहा हूं जो आपके साथ पूरे पढ़ाई के दौरान रहेंगे। मेरी इनकम टैक्स पढ़ाई के समय आप बार बार ये 2 टर्म्स सुनेंगे, और ये 2 टर्म्स बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा क्या होता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं वो डेफिनेशंस बताता हूं जो कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। 2 डेफिनेशंस, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया है कि द ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर को क्या बोला है, जो असेसमेंट ईयर के पहले आता है। अब सोचो मजा आ जाता अगर असेसमेंट ईयर भी ऐसे बोल देता कि असेसमेंट ईयर मींस द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। तो किसी से पूछा कि तुम कहाँ पे रहते हो, तो फिर हम उसके फलाने के घर के पास में रहते हैं। फलाना कहाँ पर रहता है, वो मेरे घर के पास में रहता है। तो ऐसे ही कुछ हो जाता है ना। मगर असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया है, ये इनकम टैक्स की लैंग्वेज में आप लोग को बता रहा हूँ। असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया। असेसमेंट ईयर का मतलब ये होता है द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, इट बिगिंस फ्रॉम 1st April and ends on 31st March, the year in which income of the previous year is being computed। जैसे कल एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आप लोग को बताया था कि हम जिस ईयर में इनकम अर्न करते हैं, हम उस ईयर में उस ईयर की इनकम टैक्स पे नहीं करते, हम कब पे करते हैं, नेक्स्ट ईयर में, राइट। हम जैसे अभी कौन सा ईयर है, अभी चल रहा है मान लो 22-23। आप सब लोगों को पता है कि आपका जो इनकम टैक्स में ईयर होता है वो बिगिन होता है 1st April से, और एंड कब होता है। मैं इसके ऊपर में भी ना एक बात आप लोग को और मजेदार बताऊंगा बाद में, ठीक है। पहले भी इस टॉपिक को पहले पढ़ते हैं। 1st April 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 ये हमारा ईयर है, राइट। तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 का टाइम पीरियड चल रहा है।
मतलब अभी कौन सा ईयर चल रहा है, ईयर 2022-23, ईयर चल रहा है हमारा 2022-23। हम इस ईयर की इनकम क्या इस साल निकाल सकते हैं? वो कब निकालेंगे? 23-24। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो ईयर, जिस ईयर में हमने इनकम अर्न किया, जो हमारी ईयर जो इनकम अर्न वाली ईयर होती है वो कहलाती है क्या? प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में हम लोग उसको कंप्यूट करते हैं अपनी इनकम को, वो हमारा कहलाता है असेसमेंट ईयर। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो प्रीवियस ईयर हमारा क्या हुआ, ध्यान सुनना। जैसे मेरे लिए अगर प्रीवियस ईयर हुआ 22-23, हम इस ईयर की इनकम अर्न कर रहे हैं, तो इसका टैक्स हम कब देंगे? क्या 22-23 में देंगे? 23-24। इसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा? 23-24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम जो 22-23 में जो हम टैक्स दे रहे हैं वो कौन से ईयर से जुड़ा हुआ टैक्स दे रहे हैं? 21-22। तो हर ईयर एक प्रीवियस ईयर भी बनेगा और असेसमेंट ईयर भी बनेगा। जैसे दिस 22-23 इज अ प्रीवियस ईयर ऑल्सो, बट इसके लिए असेसमेंट ईयर अगला साल होगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि दिस बीइंग एन असेसमेंट ईयर, मतलब 22-23 हमारे लिए एक असेसमेंट ईयर है, तो इसके लिए फिर प्रीवियस ईयर कौन सा था? 21-22। मतलब अभी हम जो टैक्स भर रहे हैं वो कौन से ईयर का टैक्स भर रहे हैं? 21-22 का। अभी हमारी कौन सी इनकम को निकाला जा रहा है? 21-22। अब एक बात और सुनिएगा, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हर साल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल को प्रेजेंट करती हैं फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में, और वो पास होते ही फिर एक्ट के रूप में प्रेजेंट हो जाता है। तो आपका एक फाइनेंस एक्ट बनेगा 2021, एक फाइनेंस एक्ट आपका बना 2022, और भी पहले के बनेंगे। 2021 का जो फाइनेंस एक्ट बना था ना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान समझिएगा, 2021, क्योंकि वो 1 फरवरी 2021 को आ गया। फाइनेंस एक्ट 2021 कब आ गया? बहुत ध्यान समझिएगा, फाइनेंस एक्ट 2021 कब आ गया? हमारा 1 फरवरी 2021 को आ गया। क्या वो फाइनेंस एक्ट से जुड़ा हुआ जो भी बात है उसमें क्या रहेगा? उसमें रहेगा कि आप जो कमाएंगे, जो इनकम अर्न करेंगे किस ईयर में? 2021-22 में, उस पे आपको टैक्स कैसे देना है। मतलब ये फाइनेंस एक्ट 2021 आपका इस प्रीवियस ईयर की बात करता है, 21-22 की। 21-22 में जो आपने इनकम अर्न किया उस पे टैक्स आप 22-23 में कैसे देंगे, वो सरकार ने 21-22 के फाइनेंस एक्ट के थ्रू बता दिया। फिर समझो, जैसे जो फाइनेंस एक्ट अभी 2022 का इस साल सरकार ने दिया होगा, उसमें क्या बताया होगा? 1 फरवरी को ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बता दिया हमको कि आप जो इनकम इस साल कमाओगे, अभी कमाना स्टार्ट नहीं किया, समझो ना, अगर हमने कोई काम अगर कमाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद सरकार ने कहा कि इस पर तो टैक्स इतना नहीं इतना रहेगा, तब तो दिमाग ही हमारा घूम जाएगा। तो हमको तो ये इन्फॉर्मेशन पहले चाहिए ना कि बाद में चाहिए? पहले चाहिए। अब हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, सरकार ने कहा कि इस पर हम 50% का टैक्स लेंगे, तो हम फिर उस हिसाब से अपनी फिर प्लानिंग करेंगे अपनी इनकम की, राइट? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2022 की, तो सरकार ने हमको 22-23 की इनकम पर ये पहले ही बता दिया कि अब जो 22-23 की इनकम आएगी आपकी, आप उस पर टैक्स कैसे पे करेंगे। मेरी बात समझ में नहीं, उस पर टैक्स 22-23 की इनकम का जो टैक्स होगा, ऑब्वियसली हम 22-23 में पे नहीं करेंगे, हम कब पे करेंगे? 23-24। कब टैक्स पे करेंगे? 23-24। आई होप सो ये क्लियर है। अब फाइनेंस एक्ट 2021 ने हमको क्या बताया होगा कि 21-22 की इनकम जो हम लोगों ने अर्न करेंगे उस पर आप टैक्स 22-23 में कैसे करके पे करोगे, राइट? अभी क्या जब हम लोग अपना ये पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, हम कौन से एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? 23, आइदर जून 23 और दिसंबर 23। प्लीज लिसन टू वेरी केयरफुली। We are reading for, we are preparing for June 23 oblique December 23. This is the attempt for which we are preparing, right? अच्छा, am I telling you how to earn income or am I telling you how to compute income?
मैं आप लोग को इनकम टैक्स में भी क्या सिखा रहा हूँ, इनकम अर्न करना सिखा रहा हूँ या इनकम कंप्यूट करना? क्या पक्का ना? कमाना हम नहीं सिखा रहे, हम इनकम कंप्यूट करना सिखा रहे हैं। तो आपने जो इनकम मतलब अपना देखो, ये एग्जाम का पीरियड कोई सा भी हो, अपना ये पीरियड लाई करता है 1 अप्रैल 23 से लेकर के 31 मार्च 24 के बीच में। प्लीज ध्यान से लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 1 अप्रैल 23 से लेकर के 31 मार्च 24 के बीच में ये अपना पीरियड लाई करता है। ये अब हम क्योंकि इनकम को कंप्यूट करना सीख रहे हैं तो ये हमारे लिए हो गया असेसमेंट ईयर। क्या हो गया? और इसी के कंटेस्ट में जो हमारा प्रीवियस ईयर आया स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस ईयर आया 22-23 और इसके कंटेस्ट में जो हमारा फाइनेंस एक्ट बना वो फाइनेंस एक्ट कौन सा बना? आपका जून 2023 या दिसंबर 2023 का जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए आप कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर एक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं। हम कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं? 22 वाला। अच्छा, जब हम एग्जाम देने जा रहे होंगे जून 23 में या दिसंबर 23 में, क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर फिर से फरवरी 2023 में एक बजट पेश कर देंगी? हम उनको बजट देने से तो रोक नहीं सकते। वो जब अपना बजट स्पीच देंगे हम लोग बहुत ध्यान से उसको सुनेंगे, अखबारों में भी निकलेगा, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि इनकम टैक्स के प्रोविजंस में ये बदलाव हो गया, ये चेंजेस हो गया, वो चेंजेस हो गया, फला फला फला। क्या वो चीज़ें हमारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगी? जून 23 में? मगर अगर आप दिसंबर 23 में देंगे तो तब भी नहीं होंगी। तो भी नहीं होंगी। सर क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आप कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हो? आप फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हो 2022। आप कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो फाइनेंस एक्ट 2022। यू आर रीडिंग फाइनेंस एक्ट 2022। तो फाइनेंस एक्ट 2022 पिछला वाला, मतलब जो इस साल वाला फाइनेंस एक्ट आप वो पढ़े हो। जो फाइनेंस एक्ट 2023 में जो चेंजेस आएगा हमको उससे कोई मतलब, क्योंकि वो आपके जून 23 में या दिसंबर 23 के एग्जाम्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमारे एग्जाम्स के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 2022। जब भी बजट आएगा क्या आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे? हाँ। समझेंगे? हाँ। मगर क्या मेरे से कहेंगे सर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल कैसे होगा? नहीं। क्यों? आज ही बता दे रहे हैं, वो एप्लीकेबल अपने एग्जाम्स पर, चाहे आप जून में एग्जाम्स दे दो, चाहे आप दिसंबर में एग्जाम्स दे दो, आपके एग्जाम्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला। आई होप सो ये एकदम क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंस एक्ट 2022 आपका प्रीवियस ईयर 2022-23 के बारे में बात करेगा। किस प्रीवियस ईयर? और असेसमेंट ईयर 23-24। हमको उसी से मतलब है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स के लिए हम जब एग्ज़ाम देंगे तो हम एग्ज़ाम या तो फिर जून 23 में देंगे या तो फिर दिसंबर 23 में देंगे। तो जून 23 या दिसंबर 23 में से आप कभी भी अगर एग्ज़ाम्स दोगे, फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच में आएगा। और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच का जो ये पीरियड है, ये पीरियड को आपको हमेशा से पकड़ना है एज द असेसमेंट ईयर। जैसे समवन गिविंग एग्जाम्स इन, लेट्स से समवन गिविंग एग्जाम्स इन जून 2026, कैन एनीवन टेल मी उसको कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना होगा? वेरी गुड, वेल डन सिद्धि, एक बार में सही, बैंग ऑन। जून 2023 में अगर एग्जाम से कर देना है तो फिर इसके लिए असेसमेंट ईयर हो गया आपका 27,
राइट। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर हो गया और इसके लिए फाइनेंस एक्ट हो गया आपका 2025। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज हमेशा से ध्यान रखिएगा। सर अगर सपोज करिए अपने लोग बहुत दूर की प्लानिंग करके बैठे हैं, बहुत दूर की, बहुत दूर का मतलब जून 2024 की, ठीक है, हालांकि आपको सलामी है मेरी तरफ से, मगर अगर सपोज करिए कि आप जून 2024 की प्लानिंग करके बैठे हैं या किसी कारण से जून 2024 में एग्जाम्स देना पड़ गया, तब क्या करेंगे? तब तो जो आप पढ़ा रहे हो वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो ऐसा होगा स्टूडेंट्स कि यस, उसमें से कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, अमेंड हो जाएंगी। पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स वैसे भी काफ़ी कम किए हैं। जब से ये अपना कोविड आया है ना, तब से अमेंडमेंट्स बहुत ही कम हुए हैं। तो आई थिंक कि अगर आप जून 24 में भी एग्जाम्स अगर आप देंगे तो भी यू विल हैव टू जस्ट रीड फ्यू अमेंडमेंट क्लासेस एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। मतलब उससे ज़्यादा कुछ और पढ़ने की आपको दरकार नहीं होगी, राइट। आई होप सो आई एम क्लियर विद इट। सो लेट्स स्टार्ट, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपने एग्जाम्स के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, इसको चाहो तो फिर आप लोग अपने अपने उसमें लिख सकते हो। आपने यहाँ पर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पढ़ लिया। एक बार देखो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या लिखा हुआ इनकम टैक्स की किताब में। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी, वही सेम जो कि मैंने आपको बताया। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। Income of the previous year of an assessee is taxed during the next following assessment year at the rate prescribed for that assessment year। अच्छा, एक चीज़ और सुनिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। आप जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, आपको हर जगह पर जो रेफरेंस दिया रहेगा ना, वो रेफरेंस दिया रहेगा असेसमेंट ईयर का। किसका रेफरेंस दिया रहेगा? मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, बिना आपसे पूछेगा कंप्यूट इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। तो आप ऑब्वियसली समझ जाना कि आप कौन से ईयर की बात कर रहे हो, कौन से ईयर की इनकम निकालना है। 23-24 की इनकम निकालना है। 23-24 हमारा असेसमेंट ईयर है। 22-23 कौन सा असेसमेंट, कौन सा असेसमेंट ईयर? अगर आपका 23-24 है मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ आपका? फिर से असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए हमारा प्रीवियस ईयर हुआ 22-23। आई होप सो ये क्लियर है। तो आपका असेसमेंट ईयर अगर 23-24 है, देन योर प्रीवियस ईयर वुड बी 22-23। आई होप सो ये एकदम क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। तो असेसमेंट ईयर आपका समझ में आया कंसेप्ट? अच्छा, अपने को मेजरली किसके रिगार्डिंग दिया हुआ है? असेसमेंट ईयर के रिगार्डिंग ही दिया हुआ है। आई होप सो ये सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, रेट ऑफ टैक्स, अब आते हैं रेट ऑफ टैक्स पर, बट एक लाइन में लिखवा देना आप लोगों को, लिखो फटाफट। तो for our examination purpose, questions will be asked from फाइनेंस एक्ट 2022। हाँ लिखिए, from for our examinations questions will be asked from 2022 2022, comma previous year 22-23 and assessment year 23-24। ठीक है, क्लियर? प्रीवियस ईयर 22-23 2022-23, ठीक है, एंड असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर है सभी लोगों के लिए। सो अच्छा, अब आते हैं रेट ऑफ टैक्स पर, राइट।
तो रेट ऑफ टैक्स बताने से पहले एक बात को समझिएगा मेरे बहुत ध्यान से। ठीक है, हमारे इंडिया में जो टैक्स रेट सिस्टम होता है, पता है ये दो टाइप से होता है। एक तो होता है आपका स्लैब रेट सिस्टम, और एक होता है आपका फिक्स्ड रेट सिस्टम। पहले ये सब बेसिक चीज़ें इसलिए मैं अलग अलग से लिखवा रहा हूँ। अभी हम लोग रेट, हम लोग मतलब अब टैक्स निकालना सीखेंगे बेसिक, ठीक है। हम लोग पहली कुछ क्लासेस में टैक्स को निकालना सीखते हैं, मगर जो टैक्स को निकालने के लिए जो इनकम निकालना पड़ता है, देखिए दो चीज़ें, आपको इनकम पता है, टैक्स निकालना मैं आप लोग को 1 से 2 क्लासेस में सिखा दूंगा, राइट। मगर वो इनकम निकालना ही मैं आप लोगों को नेक्स्ट 60 क्लासेस में सिखाऊंगा। मतलब इनकम निकल गया तो टैक्स तो दो क्लासेस में निकालना सीख जाओगे। तो पहले हम लोग क्या चीज़ सीख रहे हैं? टैक्स निकालना। इनकम निकालने के लिए अपने को 2-2.5 महीने तक प्रयत्न करते रहना पड़ेगा, राइट। तो रेट, टैक्स रेट जो सिस्टम है हमारे इंडिया का, वो है स्लैब रेट सिस्टम और फिक्स रेट सिस्टम। कोई बताएगा स्लैब क्या होता है? स्लैब का मतलब होता है सीढ़ी। जैसे कुछ इस तरीके से हमारी सीढ़ियाँ, अगर आप देखोगे स्लैब काइंड ऑफ जो डलती हैं वो कुछ ऐसी ही होती हैं। जैसे थोड़ी जगह पर फिक्स्ड, फिर यहाँ पर आपको चढ़ना है, फिर आप यहाँ पर आ गए, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और फिक्स रेट का मतलब सिंपल। तो स्लैब रेट सिस्टम के अंदर में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि एक फिक्स्ड इनकम तक, लेट से 0 से 2.5 लाख तक आपका जो टैक्स है वो 0 रहेगा। जैसे ही आप 2.5 लाख 1 रुपए जाओगे, कितना जाओगे आप? 2.5 लाख 1 रुपए जाओगे, वैसे ही आपका टैक्स का रेट बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये रेट आपका लेट से हो गया 5%। अब ये आपका 2.5 लाख 1 रुपए से बिगिन हुआ, जो कि ये गया 5 लाख तक। अब जैसे ही आपने 5 लाख की इनकम को 1 रुपया भी क्रॉस किया, राइट, तो फिर आप अगले स्लैब पर आ गए। और ये कहां तक रहेगा आपका? 10 लाख। इस पे आपका रेट हो गया लेट से 20%। रेट है ये हमारा रेट ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ बेसिकली। और जैसे ही आप 10 लाख से एक्सीड किया ना स्टूडेंट्स आपने, तो एक रेट बता दिया कितना? 30%। तो कहने का मतलब क्या है, जो जितना ज्यादा कमाएगा ऑब्वियस सी बात है उसको उतना ज्यादा टैक्स तो देना ही पड़ेगा, मगर उसका रेट भी बढ़ जाएगा। रेट भी बढ़ जाएगा। जैसे इसमें समझो, जैसे फिक्स रेट सिस्टम है तो उसकी इनकम कुछ भी हो जाए, रेट सेम है। रेट लेट से 30% है। तो अगर आप 1 लाख रुपए कमाओगे तो भी आपको 30% 30,000 रुपये देना है। अगर आपने 50 लाख रुपए कमाया तो भी आपको 30% के हिसाब से 15 लाख रुपए देना है। तो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 1,000 रुपए कमाए तो भी कितना रेट से दे रहे हैं? 30%। मगर स्लैब रेट के अंदर में एक रेट बना दिया, मतलब यहाँ तक 0, फिर उसके ऊपर जैसे ही बढ़े तो फिर रेट थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर उसके ऊपर जैसे ही बढ़े तो फिर रेट थोड़ा सा और चेंज हो गया। मतलब इंडिया में इन शॉर्ट कहा जाए तो फिर ज़्यादा कमाना गुनाह है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आप ज़्यादा कमाएंगे तो आप खुद के लिए नहीं कमा रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए कमा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप उनको पैसा टैक्स के रूप में वो पे करते जा रहे हैं, राइट। तो ये वो हमारा स्लैब रेट सिस्टम। देखो एक बार ये कैसे करके वर्क करता है, मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सपोज करो किसी की इनकम 2 लाख है, तो आप समझ रहे हैं कि उसका टैक्स कितना बनेगा? 0। मगर अगर किसी की इनकम 3 लाख है, 5% आप किसका निकालोगे? फिर समझ लो,
सही कह रहे हैं जो लोग 50,000 रुपये कह रहे हैं, मगर समझ ले कैसे करके आएगा। मेरी इनकम अब 3 लाख है, तो 3 लाख की इनकम पर देखो अब हम धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। तो जो पहली वाली सीढ़ी हमने चढ़ा होगा 0 से 2.5 लाख तक वाली, उस सीढ़ी के अंदर में हमारा टैक्स कितना था? 0 रुपीस था। ठीक है, अब जैसे ही हम 2.5 लाख से ऊपर चढ़े 5 लाख तक गए, कहीं पर भी गए, तो आपका टैक्स का रेट कितना हो गया? तो आप तो 2.5 लाख से आगे कितना गए? 85,000 आगे गए। मतलब आपने 2.5 लाख की लिमिट को कितना क्रॉस किया? 50,000। सर फ्लोटिंग रेवेन्यू होगा तो लाइक एक ईयर में 5 लाख है, सेकेंड ईयर में 30 लाख के दिन। हाँ, रेट आपका चेंज होता रहेगा ना बेटा, रेट आपका चेंज होता रहेगा। जैसे इनका कहना यह है कि सर किसी ईयर में हमारा 3 लाख है, दूसरे ईयर में हमारा 12 लाख है, फिर अगले ईयर में हमारा कम है, तो रेट आपका चेंज होता रहेगा। अगर आप किस सिस्टम में आते हैं? स्लैब रेट सिस्टम में आते हैं। कुछ एसएससीज के लिए स्लैब रेट अप्लाई करता है, कुछ के लिए फिक्स रेट, राइट। तो अगर बात करें हम लोग, तो जैसे मैंने कहा कि मेरी इनकम है 3 लाख, तो पहले 0 से 2.5 लाख तक तुमने कोई टैक्स नहीं दिया। अब आप 2.5 लाख से एक्सीड करते ही टैक्स देना स्टार्ट कर रहे हो, तो 2.5 से तो आप कितना गए? 3 लाख तक ही गए। तो आपने कितना एक्सीड किया? 50,000। 50,000 पर कितना आप टैक्स दोगे? 5%। तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाला जो हमारा ब्रैकेट है, इस वाला ब्रैकेट में हमारा टैक्स का रेट होता है इनकम माइनस 2.5 लाख का 5%। ये बताओ, क्या हम लोग ये कह सकते हैं? इनकम माइनस 2.5 लाख का 5%। इनकम 4 लाख है, तो फिर कितने पर टैक्स दोगे? 1.5 लाख का कितना परसेंट? आई होप सो ये क्लियर है, बहुत सिंपल है। 3.5 लाख तो 1 लाख का 5%, 5,000 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट अगर आप इस वाले स्लैब में आ गए, कौन से? 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक, तो अब क्या करोगे? अब टैक्स कैसे निकाला जाएगा? तो अब सुनो, जैसे लेट से आपकी इनकम है 6 लाख। कितनी इनकम है आपकी? तो 6 लाख की इनकम तक आप कैसे पहुंचे होगे ये बताओ। पहले 0 से 2.5 लाख तक गए होगे, उस पर आपने कितना टैक्स दिया होगा? 0। फिर अगला आप कौन सा ब्रैकेट चूज किया होगा आपने? 2.5 से 5। 2.5 से 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2.5 लाख। 2.5 लाख पर कितना? 2.5 लाख का 5%, 12,500। फिर आप 5 लाख से भी एक्सीड कर गए। नहीं समझ में आ रहा प्रिया? नहीं समझ में आया तुमको? पक्का? विद्या कसम? ठीक है, तो 0 से 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 लाख तक 2.5 लाख का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 2.5 लाख पर 5% निकाले, कितना आया आपका? 12,000। अब 5 लाख से जितना एक्सीड किए उस पर 20%। तो देखो, तो आप 5 लाख से कितना एक्सीड किए? 1 लाख। 1 लाख का 20% 20,000। तो आपका देखो टैक्स कितना बना? 0 प्लस 12,500 प्लस 20,000, टोटल कितना बन गया आपका? आई होप सो ये क्लियर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान समझो। जैसे ही ये कोई 5 से 10 लाख के बीच में आएगा, क्या मैं ऐसा कहूं कि 12,500 फिक्स्ड है? चलेगा? जैसे कोई 8 लाख रुपए कमा रहा है, तो 0 से 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 लाख तक वही 12,500 आ जाएगा। तो भैया 12,500 तो फिक्स्ड हो गया ना, 12,500 तो फिक्स्ड हो गया ना। तो अब हम इस वाले टैक्स के ब्रैकेट के लिए कैसा लिख सकते हैं? कैसा कि 12,500 प्लस इनकम माइनस का 20%। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, सो 12,500 फिक्स्ड, मतलब जब भी कोई कहेगा कि 5 से 10 के बीच की इनकम है, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख, 9.5 लाख, कितना बताओगे भैया? 12,500 तो फिक्स्ड है, और 9.5 लाख का मतलब क्या? वो 5 लाख से कितना एक्सीड किया?
4.5 लाख, 4.5 लाख का 20%, 90,000, 90,000, 90,000 प्लस 12,500, 1,12,500, 1,12,500। पक्का समझ में आ रहा है ना? जैसे ही इनकम हमारी किससे एक्सीड की, सेट। तो अब फ्लैट है, अब सरकार कितना ही लेगी, 30% हो गया। अब इससे ज़्यादा और क्या जाएंगे? अभी इसमें ना कुछ और से हम लोग ऐड करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि 33-34% तक सरकार जो है टैक्स ही ले लेती है। मतलब कोई बंदा 100 रुपये कमा रहा है तो वो 34 रुपये तो सरकार को टैक्स के रूप में दे रहा है, और जो कमाने के लिए जितनी मेहनत वो कर रहा है वो तो उसकी अपनी मेहनत है, मगर वो 34 रुपये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, सरकार को दे रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में शायद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टैक्स की चोरी होती है, सबसे ज़्यादा लोग टैक्स चोरी करते हैं। उसका कारण पता है क्या है? हाई टैक्स रेट। जितना ज़्यादा आप टैक्स का रेट रखेंगे उतना ज़्यादा ही लोग क्या करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ही इनकम हमारी 10 लाख से एक्सीड करेगी स्टूडेंट्स, लेट से हमारी इनकम हो गई 12 लाख। कितनी इनकम हो गई हमारी? 12 लाख। तो जैसे इनकम आपकी 12 लाख हुई तो फिर आप क्या करोगे? आप 0 से 2.5 लाख तक तो निल है। आपने कहा सर 2.5 से 5 लाख तक भी हमारा 2.5 लाख का डिफरेंस था, उस पर 5% आपने निकाल करके मेरे को बता दिया सर 12,500 ये आपका फिक्स्ड हो गया था। अब सर 5 से 10 लाख के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 लाख। इस 5 लाख का 20% 1 लाख। तो ये पहला स्लैब चढ़े होंगे, इसका 0, इसका 12,500, इसका 1 लाख। तो जैसे ही आप इस वाले स्लैब में गए ना तो आपका 0 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख, 1,12,500 फिक्स्ड हो गया। मतलब 1,12,500 तो आपको देना ही देना है। फिर उसके ऊपर जितना आएगा इनकम आपकी उसका 30%, मतलब 10 लाख तक जितना एक्सीड करेगा उसका 30%। तो देखो इस वाले स्लैब में हमारा क्या रेट हो जाएगा, कैसे निकालेंगे हम लोग टैक्स अपना। तो टैक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1,12,500 प्लस इनकम 10 लाख, 30%। आई होप सो ये क्लियर है। तो 1,12,500 ये टैक्स का अमाउंट फिक्स, प्लस इनकम माइनस 10 लाख। तो इनकम 12 लाख है, तो फिर 12 लाख माइनस 10 लाख 2 लाख, 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 60,000 प्लस 1,12,500, 1,72,500, 1,72,500 ये टैक्स बनेगा हमारा। आई होप सो ये क्लियर है। जितने ज़्यादा आप इनकम होते हैं, जैसे किसी का इनकम अगर 1 करोड़ है, कैसे निकालोगे? अरे सिंपल, 1,12,500 फिक्स्ड प्लस इनकम माइनस 10 लाख। इनकम कितना? 1 करोड़ माइनस 10 लाख, 90 लाख। 90 लाख का 27 लाख, 27 लाख प्लस 28 लाख, 12,000। समझिए इतना हैवी उसका टैक्स का अमाउंट बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आई होप सो ये सबको क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रहा है तो फिर ये फ्लैट रेट सिस्टम में आपका, इसको फ्लैट भी कहते हैं, इसको फिक्स मैंने लिखा है, इसको एक्चुअली कहते हैं वी कॉल इट एज फ्लैट, स्लैब ऑन फ्लैट। फ्लैट रेट सिस्टम में आपका कुछ भी हो जाए इनकम, 1 लाख है तो फिर भी 30%, 5 लाख है तो भी 30% और बाकी। तो फ्लैट रेट सिस्टम नॉर्मली आपका कंपनीज के लिए अप्लाई करता है, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए अप्लाई करता है, इन लोगों के लिए अप्लाई करता है। बाकी जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, HUF होते हैं, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब के लिए कौन सा रेट अप्लाई करता है आपका? स्लैब रेट। तो देखते हैं ध्यान से क्या क्या है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, यू विल हैव टू चेंज दिस इज नाउ फॉर असेसमेंट ईयर 2000, कौन सा ईयर हम लोग पढ़े हैं ना, एग्जाम्स के लिए असेसमेंट ईयर 23-24, तो उसको चेंज कर दीजिएगा।
किसके पास नहीं है? अनस, क्या चीज? अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है, हम इसको करवाते हैं, आप लोग को दिलाते हैं, ठीक है। तो जितनी चीज़ें अभी सिर्फ येलो में मार्क्ड उतनी चीज़ों को एक बार पढ़ते हैं। तो देखो ये टैक्स रेट जो 23-24 वाला भी हम लोग पढ़े हैं वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है? इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के लिए, या HUF के लिए, हिंदू अनमैरिड फैमिली, या AOP के लिए, BOI के लिए, या आर्टिफिशियल जुडिशियल। ये वही टैक्स रेट है क्या जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है? वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख नील, वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स 2.5 लाख बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 लाख, 5% ऑफ द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज 2.5 लाख, मतलब जितना इनकम आपके एक्सीड करेगा 2.5 लाख से उसका 5%। फिर वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज 5 लाख बट डज नॉट एक्सीड रुपीज, तो 5 लाख से जितना एक्सीड करते हैं मगर 10 लाख तक क्या करोगे? 12,000 प्लस ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज 5 लाख। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही सेम टू सेम चीज। फिर वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज कितना? प्लस 30% बाय ऑफ द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज। आई होप सो ये क्लियर होगा। राइट, सो मैं उसके ऊपर मैं आता हूँ अभी रिंसू। तो आई होप सो ये क्लियर है सभी लोगों को, राइट। देखिए अब ना जो इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली गवर्नमेंट ने उसको पहले, बहुत पहले की बात है, उसको पहले 3 कैटेगरी से बांटा था। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो आपके मेल थे उनके लिए सबसे डिप्रेसिंग टैक्स रेट रखा था, फिर पार्शियलिटी करके थोड़ा सा बेटर टैक्स रेट सिस्टम किसके लिए रखा था? फीमेल्स के लिए। फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से एक टैक्स रेट रखा था, राइट। तो 3 टैक्स रेट सिस्टम थे, आज भी 3 टैक्स रेट सिस्टम है, मगर अब गवर्नमेंट ये मानता है कि औरत और आदमी एक समान है, मर्दों को भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना औरतों को मिलता है, मतलब उनके साथ में भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एक ही टैक्स रेट है, 1 टैक्स रेट सिस्टम। बट अब सरकार ने क्या किया है? अब बना दी है यहाँ पर एक का बना दिया कैटेगरी क्या? सीनियर सिटीजन, और एक कैटेगरी बना दिया क्या? समझ में आ रहा है? सीनियर सिटीजन मतलब ऐसे लोग जो कि 60 ईयर्स और मोर, और सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 80 ईयर्स और मोर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स ऑब्वियसली इनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल टैक्स रेट सिस्टम है, और इनके लिए और भी थोड़ा सा बेनिफिशियल टैक्स रेट सिस्टम है। बट हम जो ये बेनिफिट देंगे ना, वो कौन से सीनियर सिटीजन को देंगे? जैसे कोई अमेरिका वाला बंदा इंडिया में आकर के इनकम कमाता है, क्या उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अमेरिका वाला बंदा कोई इंडिया में आकर के इनकम कमाता है तो फिर क्या उसके ऊपर में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो फिर जवाब है यस लगेगा। मगर हम अगर वो सीनियर सिटीजन है तो भी हम उसको ये टैक्स रेट का बेनिफिट, क्योंकि वो हमारे यहाँ का सीनियर सिटीजन थोड़ी ना है, हम अपने घर के सीनियर सिटीजन्स को हेल्प कर सकते हैं। भावुकता से सोचिएगा, हम अपने घर के सीनियर सिटीजन्स को हेल्प कर सकते हैं, हम दूसरे के घर के सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा हेल्प करने जाएंगे। मतलब ऑब्वियसली टू दैट एक्सटेंट टैक्स में हम उनको थोड़ा टैक्स में हेल्प करने के लिए जाएंगे, और सुपर सीनियर सिटीजन में भी हम उनके यहाँ के सुपर सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा हेल्प करने के लिए जाएंगे। सो दिस इज फॉर ओनली दोज हु रिसाइड इन इंडिया, ओनली दोज हु रिसाइड इन इंडिया। मतलब ये है अपने यहाँ के रेसिडेंट के लिए। किसके लिए? अब हम लोग जो टैक्स रेट्स पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टैक्स रेट्स होंगे। किसके लिए? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए और रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए। बात समझ रहे कि नहीं? मैं चाहता हूँ 2 मिनट आप लोग खुद से पढ़ो और इवेलुएट करो कि देखो इस टैक्स रेट सिस्टम में क्या चेंजेस है जो ऊपर का टैक्स रेट सिस्टम हमने पढ़ा था उससे, 1B और 1C। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जूम करने पर एक्चुअली दोनों टैक्स रेट सिस्टम का ओके ठीक है, यू कैन जस्ट गो फॉर 1B, जस्ट गो फॉर 1B।
देखा कुछ आप लोगों ने यहाँ पर, और क्या क्या यस 50,000 रुपये के उन लोग को बेनिफिट मिला। तो क्या मिला बेनिफिट कि जो पहला स्लैब था जो कि 2.5 लाख से स्टार्ट हो रहा था, वो 2.5 लाख से ना स्टार्ट होकर के अब कब से स्टार्ट हो रहा है, 3 लाख से। तो अब जो 3 लाख से 5 लाख के बीच में, उसमें 3 लाख से एक्सीड करने पर आपका 5% लगेगा। मतलब अगर किसी का 4 लाख की इनकम है तो फिर उसका पहले 4 लाख माइनस 2.5 लाख, 1.5 लाख का 5% लगता था। दैट वॉज समवेयर अराउंड 7,500। मगर अब कितना टैक्स लगेगा, 4 लाख माइनस 1 लाख का कितना आ जाएगा। आई होप सो ये क्लियर है सभी लोगों को, राइट। फिर वैसे ही करके अगर किसी की इनकम एक्सीड करती है 5 लाख से मगर एक्सीड नहीं करती है 10 लाख से, तो अब देखो यहाँ पर 12,500 की जगह पर कितना लिखा हुआ है, क्यों, वो 2,500 रुपये का उसको बेनिफिट मिल गया। एक तरीके से 50,000 का 5%, 2,500 रुपये का उसको बेनिफिट मिल गया। तो फिर अब यहाँ पर 10,000 प्लस 20% बाय विच द इनकम एक्सीड्स 5 लाख, फिर वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स ₹10 लाख, तो 1,10,000 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड्स ₹10 लाख। देखो क्या ये क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ जाए। क्लियर, राइट। फिर अगला आते हैं, इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल बीइंग, अच्छा ये किसके लिए था, दिस वाज आल्सो इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, रेसिडेंट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, हु इज एज ऑफ 60 years और मोर बट लेस देन, जिसको हम लोगों ने कहा सीनियर सिटीजन, मगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। अच्छा, देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच वी मस्ट अंडरस्टैंड। देखिए अपने लोग ना अभी तक, आज तक एक ही कंसेप्ट समझते थे, वो था सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप कहाँ के नागरिक हैं, राइट, आप कहाँ के नागरिक हैं। बट इनकम टैक्स में हमको सिटीजनशिप से भी ज्यादा हमको किससे मतलब है, आप कहाँ के निवासी हैं, आप कहाँ पर निवास कहाँ पर करते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सो वेयर डू यू स्टे, इनकम टैक्स में सिटीजनशिप का मतलब खत्म है, कम जगहों पर है। क्या मेनली क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईपीएल होता है, आईपीएल में बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन कोचेस सब आते हैं। अब कोई लेट से कोई फॉरेन कोच आ रहा है, आईपीएल आप लोगों ने देखा होगा कि वो ऑलमोस्ट 100 डेज का चलता है, वो लोग कुछ और दिन पहले आ जाते हैं, तो मोर और लेस हम लोग कह सकते हैं कि वो इंडिया में 6 महीने से ज़्यादा रहते हैं। और अभी अगला चैप्टर में आप लोग को पढ़ाऊंगा रेसिडेंशियल स्टेटस। तो जब मैं रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कोई भी इंडिया में 180 दिन से ज़्यादा रहता है तो फिर वो इंडिया का रेसिडेंट हो जाता है, राइट। तो वो 6 महीने से ज़्यादा रहेगा तो फिर इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा। तो क्या वो इंडिया के रेसिडेंट हो जाते हैं वो कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, मगर क्या वो इंडिया के रेसिडेंट हो गए क्योंकि वो इंडिया में 6 महीने से ज़्यादा रहते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, क्या उनको हम लोग ये टैक्स का बेनिफिट देंगे, हाँ देंगे। आप लोग ने अपने दिल की मत सुना कर, दिमाग की सुना करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये मत देखिए कि अरे विदेशी उसको बेनिफिट देंगे, देंगे। वो कहाँ पर रहता है, इंडिया में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कोई भी जो कि इंडिया में रेसिडेंट है, अगर उसकी ये 60 इयर्स या मोर है तो फिर वो सीनियर रेसिडेंट में आ जाएगा, सीनियर सिटीजन रेसिडेंट में आ जाएगा और उसको ये वाला स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा। कोई भी जिसकी ये 60 से ज़्यादा भी क्यों ना हो, अगर वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है तो फिर हम उसको सेकेंड स्लैब का बेनिफिट, अच्छा सेकेंड स्लैब के बेनिफिट में सिर्फ इंडिविजुअल्स आते हैं क्योंकि इंडिविजुअल्स की उम्र होती है, एचयूएफ की एज थोड़ी ना होती है, एओपी बीओआई किसी की भी एज नहीं, सिर्फ वो किसके लिए है, जिनकी एज 60 इयर्स और मोर है। फिर 1C ये भी आपका किसके लिए है, हाँ नहीं वो देखते हैं वो एक अलग बात है बेटा, मगर उनके यहाँ पर रेसिडेंटशिप की बात हो रही है। जैसे कुछ लोग आए खेले और खेल के चले गए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 70-80 दिन 90 दिन रहते हैं और फिर चले जाते हैं, तो वो रेसिडेंट नहीं होंगे। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाएंगे तो उसमें एक्जैक्ट आप लोग को प्रोविजंस पढ़ाएंगे, राइट।
बट आप इतनी बात समझो कि कोई भी जो कि 6 महीने से अधिक इंडिया में रहता है वो इंडिया का क्या हो गया, रेसिडेंट हो गया, और उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। 1C में क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट हु इज ऑफ द एज ऑफ 80 years और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट। तो आई होप प्रिंसू आपको भी समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तो 1C आई होप ये क्लियर है। ये देखो, अच्छा 1C में क्या है, यहाँ पर ना वो पहली सीढ़ी ही गायब कर दिया, मतलब 2 सीढ़ी को मिला करके 1 सीढ़ी बना दिया। तो यहाँ पर जो पहला स्लैब आता है वो अब तो 2.5 लाख या 3 लाख तक नहीं आता है, सीधे 5। तो 5 लाख तक कितना, तो वो 5% वाला गायब। फिर 5 लाख से 10 लाख तक ऑफ द इनकम एक्सीडिंग 5 लाख, यहाँ पर ना ही 12,500 प्लस करोगे और ना ही 10,000 प्लस करोगे। क्यों? क्योंकि वो 2.5 से 5 लाख या 3 से 5 लाख वाला तो गायब ही हो गया ना। अब ये 10 लाख से एक्सीड करने पर डायरेक्टली फिर कितना आ रहा है, प्लस 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीस। देखो एक बार ठीक है, तो फिर आगे आते हैं। सर फॉरेनर्स सिंगर ने टैक्स इवेंट किया, उसका टैक्स, तो वो रेसिडेंट नहीं बनते हैं, कोई भी है जो कुछ भी है जो वो रेसिडेंट तो बनते नहीं हैं, तो वही उनकी इनकम पर भी अपने लोग इसी तरीके से कुछ टैक्स वैक्स लेते हैं, राइट। अब जब देखो, जब इंडिया में ना क्या होता है, जब उनका पेमेंट मिंट होगा तो उस पर आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि देखो वो फॉरेनर का बंदा है, फॉरेन का बंदा है, तो हम लोग जब इंडिया में जब उनका जब पेमेंट करेंगे तो अब उनसे भी तो फिर ये उन्होंने इनकम इस साल कमाया, टैक्स वो कब देंगे, नेक्स्ट ईयर। तो इवेंट इस साल किए और टैक्स कब मांगना है उनसे, आपको लगता है कि उनसे टैक्स हम लोग अगले साल वसूल कर पाएंगे? क्यों? जब आज तक अपने यहाँ के लोगों से टैक्स नहीं वसूल कर पाते तो वो तो विदेशी है, उससे तो टैक्स वसूल कर ही नहीं सकते हम लोग। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो उससे टैक्स कैसे वसूल करेंगे, तो उसके लिए लगाते हैं हम लोग TDS। क्या लगाते हैं हम लोग? और ऑलमोस्ट उनकी इनकम पर जो टैक्स बनता है वो निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर उनके जाने से पहले कहते हैं कि आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बना करके जाइए। ऊपर अपने लोगों ने पढ़ा था डीम्ड SSC रिप्रेजेंटेटिव, तो वो बना करके तभी जा पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो सकता है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करे, राइट। बट उन पर भी यही स्लैब रेट लगेगा, टैक्स तो निकलेगा स्लैब रेट के हिसाब से। तो वो सपोज करो उसने एक ही इवेंट किया, एक इवेंट का उसको 20 लाख रुपए मिला, तो आपको पता है आपको कितना टैक्स लेना है, कितना टैक्स लेना है, 1,12,500 फिक्स्ड प्लस इनकम माइनस 10 लाख। इनकम माइनस 10 लाख 20 लाख कमाया, 20 लाख माइनस 10 लाख, 10 लाख का 30%, 3 लाख, 3 लाख प्लस 1,12,500। इसीलिए कोई फॉरेनर इंडिया में नहीं आना चाहता। क्या देखेगा वो? 20 लाख रुपए तुम कह तो रहे हो देंगे, मगर 20 लाख में कितना रुपया टैक्स के रूप में रख लोगे, और इसके ऊपर में कुछ और सेस भी लगाएंगे, तो मिल मिला करके 5 लाख रुपए तक तो उससे रख ही लेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये हालत होती है अपने यहाँ पर कंट्रीज में। देखिए आई होप सो। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी स्लैब रेट होता है, बट इनका जो स्लैब रेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, डू यू नो व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, जैसे अमूल ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में फॉर्म किया गया था, राइट। तो इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹10,000, अगर आपकी टोटल इनकम किससे एक्सीड नहीं करती है तो फिर 10% ऑफ टोटल इनकम। और जब आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 10,000 रुपये से, बट रहती है कहाँ तक, तो फिर कितना आ जाएगा आपका, प्लस 20% ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड्स ₹, मतलब इनकी 1 रुपये भी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर ये 2,000 रुपये भी अगर कमा रहे हैं तो 2,000 रुपये पर 10% मतलब कितना देंगे टैक्स, 200। अब अगर ये 10,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बेनिफिट मतलब फॉर्मेशन ही इसलिए होता है कि वो म्यूचुअल बेनिफिट करेंगे, उनके पास में कोई इनकम बचनी नहीं चाहिए। इनकम बचेगी तो फिर उस पर टैक्स लगाएंगे, तो 10,000 रुपये तक बचा तो 15% लगाएंगे। 10,000 से जैसे ही ज़्यादा बचा वैसे ही कितना लगाएंगे, 1,000 फिक्स्ड प्लस 20% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग 10,000, अप टू 20,000 तक है ये। जैसे किसी की इनकम है 15,000 तो फिर
15,000 माइनस 10,000, 5,000 का 20%, 5,000 का कितना 1,000, और 1,000 फिक्स्ड वहाँ से आ गया, 1,000 प्लस 1,000 2,000। अब किसी की इनकम 20,000 से अगर एक्सीड करेगी तो 3,000 फिक्स कर दिया। कैसे 3,000 फिक्स कर दिया? ऊपर का एक, और ये 10 से 20 के बीच का गैप भी है 10,000, 10,000 का 20%, तो 3,000 फिक्स यहाँ पर कर दिया। 3,000 प्लस 30% बाय टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज, तो अगर 25,000 है तो फिर 3,000 फिक्स्ड प्लस 5,000 का 30%, राइट, 1,500 ये। आई होप सो ये क्लियर है सभी लोगों को। अच्छा, ये सब चीज़ें कुछ नोट्स में दिया हुआ है, विल कम टू दिस पार्ट लेटर, हम लोग करेंगे सब चीज़ों को लेटर, राइट। लोकल अथॉरिटीज़ के लिए रेट कितना है? 30% फ्लैट रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्म्स के लिए कितना है रेट? 30% फ्लैट। डोमेस्टिक कंपनीज, अच्छा कंपनीज में दो हिस्से बांटा हुआ है, कंपनी को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। अच्छा, किसी को आइडिया डोमेस्टिक कंपनी इंडियन कंपनी क्या होती है? जो कि कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के तहत इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो। फॉरेन कंपनी राइट। तो अब देखिए ध्यान से, हम अपने यहाँ की कंपनीज के लिए तो टैक्स का रेट कितना रखे? अभी हावर वाली लाइन छोड़ दीजिएगा, 30%। कितना रेट रखे हुए? 30%। मगर यही कोई फॉरेन कंपनी होगी तो फिर कितना रेट हो गया? समझ रहे हैं? मतलब अपने लोग भी अब उनसे लगान वसूल कर रहे हैं। वो अगर 100 रुपये कमाएगा तो 40 रुपये तो ये टैक्स, और मैंने आपको बताया कुछ और चीज़ें ऐड कर लेंगे आप तो 45 रुपये तक इंडिया में दे के जाता है। तो पैसा उसका, मेहनत उसका, दिमाग उसका, रिस्क उसका, मुनाफा अपना। 100 रुपये कमाएगा, 100 में से 45 रुपया हम लोगों को दे करके जाएगा। इसीलिए कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आने से बहुत ज़बरदस्त डरती है। समझ रहे कि नहीं आप लोग? बहुत डरती है। तो ये हुआ। तो खैर, अब इंडिया का टैक्स रेट सिस्टम जितना हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, कम है। मतलब वर्ल्ड वाइड इंडिया का टैक्स रेट सिस्टम बहुत ज़्यादा हैवीली क्रिटिसाइज होता है, राइट। इंडिया बीइंग सच अ डेवलपिंग कंट्री, और ऐसी कंट्री जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज, सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्स सबसे अधिक है, अबंडेंस में है हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज, तो और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज है बहुत सारा। तो भी क्यों फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे नहीं आते? क्यों एप्पल या बाकी और अब आने लगे हैं, मगर क्यों वो लोग चाइना में अपना सेटअप करते हैं? क्योंकि वहाँ का टैक्स रेट सिस्टम बड़ा अच्छा है, वो अपने यहाँ के लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपने लोग उनसे टैक्स बहुत हैवी वसूल करते हैं, राइट। तो ये चीज़ों के लिए अपने लोग अभी कोशिश में लगे हुए हैं कि अपना टैक्स रेट सिस्टम को थोड़ा सा और रिड्यूस किया जाए, राइट। तो देखिए वो कैसे है। हाउएवर टैक्स रेट विल बी 25% इफ द टर्नओवर इन, आप लोग इसको कर लेंगे 20-21, अपने एग्जाम में कौन सा है? 22-23 है ना? हाँ ठीक है। सो इसको मैं आप लोग को दे दूंगा। मैं अब इसका आगे पढ़ाऊंगा अब नहीं, क्योंकि आपके पास में नोट्स नहीं, मेरे हिसाब से कल तक बुक्स आ जाएंगे, राइट। या मैं नोट्स आपको प्रिंट करा करके दे दूंगा। इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी 30% टोटल इनकम, हाउएवर टैक्स रेट विल बी इफ टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 2021 डज नॉट एक्सीड कितना? तो 400 करोड़ से अगर एक्सीड नहीं करता आपका टर्नओवर कौन से प्रीवियस ईयर में? 20-21 में। तो फिर प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए, कौन से प्रीवियस ईयर? 22-23 के लिए उन कंपनीज का टैक्स रेट 25% हो जाएगा। इसमें कुछ और कंडीशंस भी है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट इतना समझो कि
जिन कंपनीज जो डोमेस्टिक कंपनीज है जिनका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है, कौन से ईयर में? 20-21। कौन से ईयर में? उनके लिए प्रीवियस ईयर 22-23 में टैक्स का रेट 5% कम, 20। याद रहेगा? एक बार इसका लॉजिक समझोगे ध्यान से। जैसे आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22-23, तो 22-23 का रेट डिफाइन कर रहे हैं, तो ये तो 22-23 का टर्नओवर देखिए, या बहुत होता है तो फिर इसके एक पिछले साल का टर्नओवर देख लीजिए, 21-22। मगर हम 21-22 का भी नहीं देख रहे, हम कौन से ईयर का टर्नओवर देख रहे हैं? 20-21। मतलब जिस साल की इनकम है उस साल का टर्नओवर नहीं देख रहे, उसके एक पिछले साल का भी टर्नओवर नहीं देख रहे, उसके और, क्योंकि इस साल की जो इनकम पर टैक्स देना है उसका टैक्स रेट डिसाइड पहले से होना चाहिए, और इस साल तो अभी तक रेवेन्यू का कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे कर सकती है? ऐसे अभी मैं कहूँ कि मेरा 22-23 प्रीवियस ईयर चल ही रहा है, तो मुझे इस साल का अपना रेवेन्यू थोड़ा पता है, तो इस साल का तो देख ही नहीं सकते। अच्छा, पिछले साल का भी हो सकता है कि इनकम या रेवेन्यू पूरे तरीके से अभी तक निकला ना हो, क्या पॉसिबल है? और जब 1 अप्रैल 2022 में जब इस साल जब काम करना स्टार्ट किए होंगे तो हम तो चाहते होंगे ना कि हमारा एक रेट एस्टैब्लिश हो जाए, तो क्या तब मेरे पास में आपका 21-22 वाला मतलब पिछले साल का सेल्स कंप्यूट हो चुका होगा? नहीं, आमतौर पर नहीं, राइट? उसमें तो टाइम लगता है ना, सेल्स पूरा जोड़ने में निकालने में तो टाइम लगता है, तो तब तक निकला, तो इसलिए फिर उस ईयर को भी नहीं लिए, उसके और 1 साल पहले लिए। मतलब जिस ईयर की इनकम निकाल रहे हैं उस ईयर का रेवेन्यू नहीं देखेंगे, उसके 1 साल पहले का भी रेवेन्यू नहीं देखेंगे, उसके और 1 साल पहले का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रेवेन्यू देखेंगे, और वो अगर 400 करोड़ तक है तो फिर टैक्स का रेट आपका कितना हो जाएगा? 25%। आई होप सो ये सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो फिर हम लोग आगे आ जाते हैं। इनफैक्ट आगे क्या आएंगे, अब इसको यहीं पर रोक देते हैं। विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो सिंस वी आर नॉट हैविंग नोट्स, सो विल कंटिन्यू दिस टुमारो, राइट। आज मेरे हिसाब से बुक्स प्रिंट हो जानी चाहिए। थैंक यू।